हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए केमिस्ट्री की क्लास को हम और आगे पढ़ते हैं। आज हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक है नया है, बिल्कुल नया है, क्योंकि आज हम अपना अगला नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा अगला नया चैप्टर है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन, जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। चलिए हम इस चैप्टर को दो भागों में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा विलयन से ही रिलेट है, तो इस चैप्टर के हमको दो रूपों में पढ़ने को मिलेंगे। एक चैप्टर में एक भाग में तो हम पूरा देखेंगे कि उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक से संबंधित सारी बातें। एंड इसका जो अगला पार्ट है, उस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कोलाइडी तंत्रों का निर्माण कैसे होता है, जो कि विलयन से ही रिलेटेड है। विलयन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो विलयन से संबंधित कुछ बातें हमको समझ में आई होंगी। विलयन से संबंधित सारी बातों को हमने सीख लिया। अब जब हम यहाँ विलयन से संबंधित बातों को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर हमको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। बात समझ में? इसी की वजह से हम अपना अगला चैप्टर रूटीन वाइज ना चल करके इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। ठीक है, पृष्ठ रसायन में सबसे पहला जो हम एलिमेंट पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण, इसी टॉपिक को पढ़ना है हमको। अब चलिए देखिए, ये टॉपिक हमारा है क्या? टॉपिक का नाम है उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में अंतर क्या है। जब हम इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे तो ऑलरेडी समझ जाएंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है और हमारा उत्प्रेरण क्या होता है। हालांकि हम इनकी परिभाषाएं आपको एक बार बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए उत्प्रेरक, इसकी परिभाषा होती है वे बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित हो करके रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं तथा अभिक्रिया के पश्चात इनके भार, इनकी संरचना, इनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे बाहरी पदार्थों को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदलना उत्प्रेरण कहलाता है। बात समझ में? ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होता है? वे बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा यह फिनोमिना, यह प्रक्रिया, वेग को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारी उत्प्रेरण कहलाती है। बात समझ में? ठीक है, एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए 2SO2 प्लस 2O2 एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम इन्हें आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपस में उतनी जल्दी हमको प्रोडक्ट नहीं देंगे। ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट काफी स्लो बनाएंगे। बात समझ में? ठीक है, लेकिन अगर इसी में हम इस बाहरी पदार्थ को रख दें, तो इस बाहरी पदार्थ को रखते ही, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को जैसे ही रखेंगे हम ये देखेंगे कि हमारा यही प्रोडक्ट काफी तीव्रता से बनने लगता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2SO3। तुरंत ये बन करके तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा NO है, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। मतलब जब तक यहाँ पे ये NO उपस्थित नहीं था, तब तक ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत स्लो होती है। लेकिन जैसे ही हम इस रासायनिक अभिक्रिया में हमारा NO नाइट्रिक ऑक्साइड मिला देते हैं, तुरंत हमारा जो है ये प्रोडक्ट SO3 बहुत तीव्रता से बन जाता है। बात समझ में? ठीक है, तो यहां जो आपका NO है, ये हमारा उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। क्यों उत्प्रेरक है?
क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर रहा है। बात समझ में? ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में वे बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं तथा परिवर्तन करने से जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के बनने के बाद, अच्छा आप यहां देख पा रहे हैं कि जैसे आपने जब सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को सम्मिलित किया, ये दोनों जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो SO3 हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इस प्रोडक्ट के बाद आपका ये जो NO है इस प्रोडक्ट में सम्मिलित नहीं होता है, इस उत्पाद में सम्मिलित नहीं होता है, इसकी भार तथा इसकी संरचना में कोई अंतर नहीं आता। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप इस रिएक्शन को करेंगे, जब आप इस अभिक्रिया को करेंगे तो इस अभिक्रिया में NO आपका उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो NO जो है ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इस प्रोडक्ट के साथ सम्मिलित नहीं होगा। बात समझ में? साथ ही साथ NO का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, ये बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगी एवं NO जितनी मात्रा आपने NO की रखी थी एट लास्ट में आपको उतनी ही मात्रा NO की प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ ये NO जो है ये उत्प्रेरक है और इस उत्प्रेरक के द्वारा इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदलने की, वेग को परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरण। बात समझ में आई? ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होता है? वे बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, वे बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं तथा अभिक्रिया के पश्चात उनकी भार तथा उनकी संरचना में कोई अंतर नहीं आता। बात समझ में आई? ठीक है। उनकी भार तथा उनकी संरचना में कोई अंतर नहीं आता, ऐसे बाहरी पदार्थों को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदलना जो होता है, ये प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उत्प्रेरकों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। चलिए देखिए, उत्प्रेरक मूल रूप से दो प्रकारों में होता है। पहला समांगी उत्प्रेरक, दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। जो उत्प्रेरक होते हैं, ये प्रकार जो आप देख रहे हैं, ये उत्प्रेरकों के प्रकार हमारे अभिकारक एवं उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर है। यानी यहां जो हम ये पढ़ रहे हैं कि उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, ये दोनों प्रकार अभिकारक एवं उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार होते हैं। आप इसको ऐसे अस्पष्टता लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। अभिकारक तथा उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है। तो अभिकारक तथा उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर अभी हम प्रकारों को देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है, जिनमें से पहला होता है हमारा समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक। चलिए देखिए समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं। वे बाहरी पदार्थ जिन्हें जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाते हैं और उसके मिलाने से हमारी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है ये बदल जाता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। उत्प्रेरकों के प्रकार देख रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन पर। जो हमारा अभिकारक होता है, अभिकारक का मतलब जो आपस में क्रियाएं करते हैं, ठीक है, एवं जो उत्प्रेरक होता है मतलब जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, इन दोनों के अवस्थाओं पर, ठीक है, इन दोनों की प्रकृति पर, इन दोनों की अवस्थाओं के आधार पर अभी हम उत्प्रेरकों का प्रकार देख रहे हैं। तो भाई अभिकारक और उत्प्रेरक के आधार पर जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं, ये मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला होता है हमारा समांगी उत्प्रेरक और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरक। तो चलिए देखते हैं समांगी उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए, वे उत्प्रेरक जिनकी भौतिक प्रावस्था
खुद अभिकारक जैसी होगी। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जिस अवस्था का है, यदि हमारे उत्प्रेरक भी उसी अवस्था के हैं तो हमारा जो उत्प्रेरक होगा उस उत्प्रेरक को हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। बात समझ में? ठीक है। कैसे? एक उदाहरण से देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2 प्लस ऑक्सीजन O2, इसकी अभिक्रिया जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ करते हैं, NO के साथ करते हैं, तो इस परिस्थिति में हमको मिलता है 2SO3। ठीक है, ये अभिक्रिया भी आपने देखी थी। इस अभिक्रिया में जो हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी जो स्टेट है, इसकी जो स्थिति है, ये गैसीय है, ये यहां गैस के रूप में उपस्थित है। दूसरा जो अभिकारक है ऑक्सीजन, ये भी गैस के रूप में है। और यहाँ पे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी जो भी स्टेज है, जो अवस्था, ये भी गैसीय ही है। तो आप देख रहे हैं कि समांगी उत्प्रेरक में अभिकारक एवं हमारा जो उत्प्रेरक है, इनकी जो अवस्थाएं हैं कैसी हैं? एक ही जैसी हैं। ठीक है, तो अभिकारक एवं उत्प्रेरक की अवस्था यदि एक जैसी हो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होगा, इसे हम लोग कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। बात समझ में? ठीक है, एक बार लैंग्वेज पुनः देखिए। समांगी उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की प्रावस्था, अभिकारकों की भौतिक अवस्था यदि स्वतः जैसा हमारा उत्प्रेरक है उसी की तरह है, तो इस उत्प्रेरक को हम लोग समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, मेरे कहने का ये सीधा सीधा साफ साफ सा मतलब है कि वह उत्प्रेरक जिसकी भौतिक प्रावस्था, भौतिक अवस्था अभिकारकों की अवस्था के जैसी होगी, उस उत्प्रेरक को हम लोग कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। बात समझ में आई? ठीक है, अगला जो हमारा प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक देखिए, चलिए देखिए, विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरकों तथा अभिकारकों की प्रावस्था भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो हमारे अभिकारक होंगे इनकी अवस्था और जो हमारा उत्प्रेरक है इनकी अवस्था, जब दोनों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो ऐसे ऐसे उत्प्रेरकों को हम लोग विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। बात समझ में? एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे जब हम हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो N2 plus 3H2 gives out 2NH3। देखिए, जब हम हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में हम क्या देखते हैं? N2 plus 3H2 gives out आयरन तथा इसके साथ मोलिब्डेनम, और हम देखते हैं कि हमारा अमोनिया बन जाता है। बस समझ में? इस रासायनिक अभिक्रिया में जो हम N2 रखते हैं, ये हमारा गैसीय स्टेट में होता है। बस समझ में? ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा H2 होता है, इसका भी जो अवस्था होती है ये भी गैसीय होती है, लेकिन जो आपका यहाँ पे उत्प्रेरक के तौर पे Fe तथा मोलिब्डेनम रखा होता है, इनकी अवस्थाएं सॉलिड होती हैं। कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि हमारा जो अभिकारक है एवं जो उत्प्रेरक है, इनकी जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं अलग अलग हैं। मतलब कि यहाँ जो हमारा उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की अवस्था सॉलिड है, और जो हमारा अभिकारक है, इस अभिकारक की अवस्था गैसीय है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की अवस्था उत्प्रेरक की अवस्था से अलग होती है, से भिन्न होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो हम उत्प्रेरक यूज करते हैं, जो उत्प्रेरक पाए जाते हैं, उस उत्प्रेरक को हम लोग कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। बात समझ में? ठीक है,
तो बिस्मांगी उत्प्रेरक क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है कि वे उत्प्रेरक जिनकी भौतिक प्रावस्था किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिकारकों की अवस्था से अलग होती है, से भिन्न होती है, ऐसे उत्प्रेरकों को हम लोग कहते हैं बिस्मांगी उत्प्रेरक। बात समझ में आई? ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे हमने N2 लिया, N2 का अभिक्रिया हमने जब H2 के साथ किया, हाइड्रोजन के साथ किया, साथ ही साथ यहाँ जो Fe और मॉडिबेडलम है ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य। अच्छा, यहाँ आप समझ लीजिए, ये जो मॉडिबेडलम होता है ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। बात समझ में? तो Fe यहाँ उत्प्रेरक है, मॉडिबेडलम जो है ये वर्धक है, यहाँ अभिक्रिया के वेग को जबरदस्ती ये फोर्स करके बढ़ा देता है। बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है, जबकि हमारा आयरन, Fe तथा मॉडिबेडलम दोनों की जो अवस्थाएं हैं ये सॉलिड है, ठोस की अवस्था में। बात समझ में? तो अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं यहाँ अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक दोनों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में यूज किए जाने वाला जो उत्प्रेरक होता है वो उत्प्रेरक बिस्मांगी उत्प्रेरक कहलाता है। बात समझ में? ठीक है, चलिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमारा अगला प्रकार है उत्प्रेरण के प्रकार। ये जो टॉपिक है पिछले टॉपिक की तरह ही है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा उत्प्रेरक होता है उसकी जो हम प्रकार पढ़ेंगे ये दो रूपों में पढ़ेंगे। पहला जो हमने प्रकार पढ़ा था वो आपका जो अभिकारक थे एवं जो उत्प्रेरक थे इनकी अवस्थाओं के आधार पर पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे हैं उनके कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, तो ये जो उत्प्रेरक है ये कार्य विधि के आधार पर है, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके आधार पर यहां हम उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरक, नंबर 3 स्व उत्प्रेरण, या इसी को आत्म उत्प्रेरण भी कहते हैं। नंबर 4 प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, तो अभी जो हम लोग उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ रहे हैं ये उत्प्रेरण के प्रकार उत्प्रेरकों के कार्यविधि पर आधारित है। ठीक है, मतलब ये किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके आधार पर अभी हम प्रकार पढ़ रहे हैं। इससे पहले का जो हमने प्रकार पढ़ा था ये अभिकारक तथा उत्प्रेरक की अवस्थाओं के आधार पर प्रकार पढ़ा था। वो 2 प्रकार की होती है, समांगी और विस्मांगी। और यहाँ पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि उत्प्रेरक की कार्यविधि कैसी होती है, उसकी अवस्था के आधार उसके आधार पर हमारा उत्प्रेरण कितने प्रकार का होगा, तो वो उत्प्रेरण 4 प्रकार का, जिनमें से हमारा पहला है धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरण, तीसरा है स्व उत्प्रेरण, चौथा है प्रेरित उत्प्रेरण। तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रकार को। तो पहला प्रकार हम पढ़ेंगे इसमें धनात्मक उत्प्रेरण। पहला प्रकार है को पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरण। चलिए देखिए धनात्मक उत्प्रेरण क्या है। देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित उत्प्रेरक, जिनमें उपस्थित उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरकों को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, मतलब वेग को बढ़ाने वाली प्रक्रिया को हम लोग धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। रासायनिक अभिक्रिया में उपयुक्त वह उत्प्रेरक
जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां केवल एक ही वर्ड की उत्प्रेरक के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ना चाहिए। बात समझ में? ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ऐसे उत्प्रेरकों को हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और धनात्मक उत्प्रेरक की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब किसी बाहरी पदार्थ के द्वारा केवल और केवल उनका जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, इनका केवल वेग बढ़ाना जो होता है, वेग बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। और जिस पदार्थ से, जिस बाहरी रासायनिक पदार्थ से किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब हम अमोनिया बनाते हैं, हैबर विधि से, तो आप पाते हैं कि यहाँ पे Fe के साथ मॉलिब्डेनम यमो उपस्थित होता है और तब जाकर के ये जो होता है हमको देता है। बात समझ में? अब इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे ये जो Fe होता है, ये तो उत्प्रेरक होता ही होता है, साथ ही साथ ये जो यमो होता है ये क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। बात समझ में? ठीक है। तो वे बाहरी पदार्थ या वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दें, बात समझ में? वे बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दें, ऐसे बाहरी पदार्थों को, ऐसे उत्प्रेरकों को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं और इनकी यह प्रक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। उदाहरण जैसे कि आपने ये अभी देखा। बात समझ में? ठीक है। तो फिर कल पढ़ते हैं।